everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और भैया कैसे हो? तो आपको तो पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं आजकल। हम कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और हमने अभी तक अपनी 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है और आज हम अपनी थर्ड और तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम पीछे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है गिरावट, नीचे जाना, दबाव बना देना, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ है, आइए समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुल्फ़ी जमाने वाले होते हैं वो जब बर्फ़ डालते हैं तो साथ में सॉल्ट भी डालते हैं। सॉल्ट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्ट डालने के बाद बर्फ़ अपने आप पिघलना शुरू हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के संपर्क में आने से जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें गाड़ियों की, तो गाड़ियों में जो रेडिएटर होता है, कार रेडिएटर, उसके अंदर हमेशा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फिल किया जाता है, जिसमें अगर हम सिर्फ वाटर उसमें फिल करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बिना डाले हुए सिर्फ पानी, तो क्या होगा कि जब हमारी गाड़ी किसी ऐसे ठंडे इलाके में जाएगी जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो पाइप्स का पानी जम जाएगा, ठीक है। और अगर वो पानी जम जाता है तो आपको पता है कि आइस जो है वो एक्सपैंड करती है, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि पाइप्स ब्रेक हो जाएगी गाड़ी की और गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो उसमें भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है ताकि वो जमे ना। तो जो जमी हुई बर्फ़ है उसको पिघलाने के लिए उसके ऊपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है, और जो ऑलरेडी लिक्विड है वो जमे नहीं, उसके लिए उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है। तो ऐसा क्या है इस प्रॉपर्टी के अंदर जो इतनी सारी इसकी एप्लीकेशंस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं? चलिए समझते हैं। हमारे पास एक लिक्विड है और वो लिक्विड किसी खास टेम्परेचर पर फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड फ्रीज़ हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो है लिक्विड, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड वो है T0F, ठीक है। अब हमने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया और इसका बना दिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूट भी कौन सा डाला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये क्या करेगा? ये उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, और ये उसको जमने नहीं देगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं ये पानी को जमने नहीं देते हैं, उसको फ्रीज नहीं होने देते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जो कि ऐड करने पर जो चीज़ पहले इस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाती थी अब वो नहीं होगी, ठीक है, वो अब नहीं होगी, बल्कि हमें और ज़्यादा टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा तब जाके वो फ्रीज होगी। तो जिस भी टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो रही है दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज TF। सपोज करो कि हमारे पास वाटर है, वाटर जो है वो 0 डिग्री पर जमना शुरू कर देता है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर सॉल्ट डाल दूं या कोई और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो वो 0 पर फ्रीज नहीं करेगा, वो फ्रीज करेगा नेगेटिव में, मतलब हमें और ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और ज़्यादा लो करना पड़ेगा। तो जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज करेगा दैट विल बी TF। तो उसमें कितना फ़र्क आया, ठीक है, कितना हमें एक्स्ट्रा उसको लो टेम्परेचर देना पड़ा, दैट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज TF डेल्टा, ठीक है, इसे हम डेल्टा TF कहेंगे। मैथमेटिकली अगर हम देखें
तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी नॉट एफ, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर प्योर वाला पहले आएगा, फिर प्योर वाला ज़्यादा है, हाई है, और दूसरा वाला लो है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखने में ये आया है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आप कह सकते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है तो वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होगी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और इस इक्वेशन से हमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। सो मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मतलब हम जितना ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स डालेंगे सोल्यूशन के अंदर उतना ही ज़्यादा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो चला जाएगा। यही कारण है कि जो स्नो पड़ती है रोड्स पर, हिली एरियाज़ में, ठंडे इलाकों में जब बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ जो है वो रोड को जाम कर देती है तो उसके ऊपर सॉल्ट छिड़क कर उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड जैसा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालकर उस बर्फ़ को पिघलाया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पिघल जाए और रोड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो रोड्स को क्लियर करने के लिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अधिक से अधिक मात्रा में उसके ऊपर डाला जाता है। आप घर पर भी ये कर सकते हो, आप एक बर्फ़ का पीस लो और उसको सॉल्ट में डाल दो, सॉल्ट जो है वो उसको जल्दी से जल्दी पिघला देगा। आप 2 बर्फ़ के पीस ले लो, एक आप आइस को रखो सिंपल, एक के ऊपर आप सॉल्ट डाल दो, सॉल्ट वाली जल्दी पिघल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ आ जाएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना हो और उसकी जगह इक्वलिटी का साइन लाना हो, ठीक है, अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना हो और उसकी जगह इक्वलिटी का साइन लाना हो तो हमें किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वो कांस्टेंट है हमारा के एफ। अब ये के एफ क्या चीज़ है देखिए, चलिए इसका पहले नाम लिख लेते हैं। के एफ को क्या कहा जाता है? मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसे मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम है, इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह दीजिए, या फिर आप इसको मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। अगर आपकी मोलैलिटी 1 है सोल्यूशन की, इफ m इज 1 देन TF विल बी इक्वल टू KF। मतलब कि अगर आपके जो सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी 1 है तो जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ही बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। अगर आपका जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर है तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ही इक्वल आ जाता है। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैं 1 सेकंड के लिए पीछे जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप देख सकते हैं, अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हम इस प्रॉपर्टी की सहायता से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला, उसका रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे,
तो चलिए उसका रिलेशनशिप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं रिलेशनशिप। जैसे कि आपको पता ही है कि वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ एम, और हमें m की जो वैल्यू है वो पता है मोलैलिटी की क्या होती है, डेल्टा टी एफ। हाँ जी बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, WB/MB मल्टीप्लाई V इंटू WA। तो ये मेरे पास आ जाएगा WB/MB इंटू WA मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूला है ये क्लियर होगा। MB को हम वहाँ पर ले जाते हैं, MB इज़ इक्वल टू WB/डेल्टा TF इंटू WA इंटू 1000। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी समझ आई होगी, और उससे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालना है वो भी समझ चुके होंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो चुकी होगी। इस प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी बचेगी, दैट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो मैं अगली वीडियो में आपके साथ जो है शेयर करूँगा। इस यहाँ तक की जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, उनको एक बार स्टडी कीजिए, उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी कीजिए, और उसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया सारा कॉन्सेप्ट, अगर आपको इस वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया है, पसंद आया है, तो आप इसको अगली अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।